हमारे अध्ययन का विषय है सर्वोच्च न्यायालय। हम आप देखें कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर के सरकार बनाते हैं। जो न्यायपालिका है वो सरकार के जो 3 अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि ये न्यायपालिका हमारी जहाँ देश में जो संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों के बीच आपस में विवाद ना हो, और अगर विवाद हो तो उनका निस्तारण कैसे किया जाए, ये काम सर्वोच्च न्यायालय का ही है। इसके अलावा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा का दायित्व भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है। और साथ ही साथ हम आप देखें कि संविधान की रक्षा का दायित्व, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कार्य हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है। तो इस तरह आप देखें कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की हमारी जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिटिश पीरियड में एक और न्यायालय होता था जो लंदन में बैठता था, और वो लॉर्ड सभा की प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। तो जब लोग सर्वोच्च न्यायालय देश के अंदर संतुष्ट नहीं होते थे तो एट दैट टाइम वो फिर लंदन में जाकर के अप्लाई करते थे। बट नाउ वी आर फ्री, अब हम लोग आज़ाद हैं, तो आज़ाद भारत में हमारा सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। अब हम आप देखें कि भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया। इस भाग में जैसे भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन है, तो भाग 5 में जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का याद रखेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। अब हम आप देखें कि जहाँ तक स्रोत का सवाल है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें सर्वोच्च न्यायालय या संघ न्यायालय, परिसंघ न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। एट दैट टाइम आप देखें कि ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखें तो उस समय कलकत्ता में हुआ करता था, लेकिन आप देखें 1911 में इसकी शिफ्टिंग कलकत्ता से और नई दिल्ली हुई, और तब से लेकर अब तक हमारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम आप देखें कि 1935 के अधिनियम से जिस तरह हम देखते हैं कि भारत के संविधान में जो भी विशेषताएं हैं और जो भी बातें, करीबन 250 अनुच्छेद हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिए। तो इसी तरह से आप देखें कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय के सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया, लेकिन साथ ही साथ यूएसए में जिस तरह शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कि वहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम करते हैं, तो इसी तरह से आप देखें इस सिस्टम को सर्वोच्च न्यायालय का जो भी प्राधिकार है, निष्पक्षता है, इन तमाम बातों को हमने यूएसए के संविधान से भी लिया है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हमने कनाडा के संविधान से भी इसके सिस्टम को एडॉप्ट किया। आगे हम आप देखें कि अब प्रश्न ये आता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है या पूरी न्यायपालिका है वो एकीकृत है एवं सोपानीकृत है, जिसके शीर्ष बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय है, बीच में प्रदेशों में हमारे उच्च न्यायालय स्थित है, और नीचे, उससे नीचे जनपद न्यायालय, और उससे भी नीचे म्युनिसिपल कोर्ट है। तो इस तरह आप देखें कि पूरा सिस्टम जो है एकीकृत है, दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं है। आगे हम आप देखें, अब आता है नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिस तरह जब वो कार्यपालिका का गठन कर रहा होता है तो पहले बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी तरह न्यायपालिका में हमारे है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। हालांकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोलेजियम सिस्टम भी है, जिसमें 5 न्यायाधीशों का एक कोलेजियम है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कौन व्यक्ति सीनियरिटी पे टॉप पर है और उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। तो इस कॉलेजियम सिस्टम को भी हमें समझना। आगे हम आप देखें तो इस तरह क्लियर हुआ, शपथ ग्रहण भी भारत का राष्ट्रपति ही कराता है। इसके अलावा कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। कितने साल तक? अब इसमें टेन्योर नहीं है, ये पीरियड नहीं है कि 5 वर्ष 6 वर्ष इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। सपोज दैट अगर 62 वर्ष की आयु में कोई न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है तो 62 में आप 3 ऐड कर दीजिए, 65 वर्ष तक वो रहेगा, यानी 3 इयर्स का पीरियड कवर करेगा। अब पता लगा वो 64 साल में ही पहुंचा तो ओनली 1 ईयर का पीरियड उसे मिलेगा। क्लियर? तो हमें केवल याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक है। ये डिफाइन किया। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक है। अब हम आप देखें, जहाँ तक योग्यताओं का सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग्यताएं नंबर 1 जो सभी में कॉमन है, सभी संवैधानिक पदों के लिए कॉमन है कि वह भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरा ये है कि उसने, जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने जा रहा है वो कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। याद रहेगा कि एक उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष तक रहा हो, अथवा मान लो 2, 3, 4 न्यायालयों में क्रमशः 1 वर्ष, 1.5 वर्ष इस तरह उसने पूरा किया हो, तो 5 वर्ष तक टोटल उसका एक्सपीरियंस 5 इयर्स होना चाहिए। तो 5 वर्ष उसने कार्यकाल उच्च न्यायालयों में एज ए न्यायाधीश पूरा किया हो तो भारत का राष्ट्रपति उसको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दे। नेक्स्ट हम आप देखें, दूसरी कंडीशन ये है कि उच्च न्यायालयों में एज ए यानी एडवोकेट है ना, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक उसने प्रैक्टिस की हो। इसमें उच्च न्यायालयों में तो 5 वर्ष एज ए न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उसने जो है उच्च न्यायालयों में एज ए अधिवक्ता के रूप में उसने प्रैक्टिस की हो। फिर एक और विशेषता है, एक और योग्यता है कि अगर ये कुछ भी ना हो तो राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, सपोज दैट हसन सर है, और राष्ट्रपति को लगे कि इन्हें विधि की जानकारी ठीक ठाक है तो विधिवेत्ता है ये, तो हमें भी वहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये योग्यताएं हैं। इसके बाद हम आप देखते हैं कि वेतन का जहाँ तक सवाल है तो रिसेंटली, जिससे पहले 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश को मिलता था और 250 जो है वो मिलता था अन्य न्यायाधीशों को। अब जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ, संशोधन हुआ है संसद के द्वारा, तो मुख्य न्यायाधीश को 3,50,000 एवं अन्य न्यायाधीशों को 3,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और सभी जो भत्ते हैं वो दिए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश को भी समझना, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। इसमें ज्यादा लोग हाँ, ये
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लेगा, लेकिन राष्ट्रपति से परामर्श करने परामर्श वो साइड से लेगा। एक तो राष्ट्रपति से अनुमति की शक्ल में परामर्श लेगा, और इसके अलावा जिस उच्च न्यायालय से उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में लाना है, तो वहाँ भी परामर्श वहाँ का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे भी राय लेगा कि अगले को हम ले जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, कैसा क्या है इसकी स्थिति, योग्यता है इत्यादि आदि। क्लियर हुआ? अब प्रश्न ये है कि ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? एक सामान्य सा प्रश्न आता है। तो याद रखें, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम हो और वो अलग अलग जो पीठों का निर्माण होता है, तो वो पीठ का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भाई किसी में 5 न्यायाधीश बैठना है, किसी में 3 बैठना है, कभी कभी एकल पीठ बैठती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों को लेकर तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दी। आगे हम आप देखें, यहाँ पर फिर प्रश्न ये उठता है कि क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। याद रखना कि अभी तक आपने संविधान में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी में सबसे ज़्यादा अगर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कोई प्रश्न बनता है तो वो शक्तियाँ और कार्यों पर बनता है। तो इन दैट केस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जैसे हमने ये सारी बातें बताई हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगी, लेकिन क्षेत्राधिकार ये दीर्घ क्वेश्चन के रूप में आएगा। हालांकि इनका भी जिक्र आप संक्षिप्त में कर सकते हैं। तो आप देखिए, जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन और उसके कार्य एवं शक्तियों का सवाल है, तो इसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों और ऐसे वादों पर निर्णय देता है जो एक या एक से राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है, तो वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डील किया जाएगा। किसके अंतर्गत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखें, केंद्र सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो ऐसी कंडीशन में वो विवाद भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही मान्य होगा। ठीक है? चूंकि संघात्मक शासन प्रणाली है, तो ऐसे में दो राज्य भी सीमा विवाद को लेकर झगड़ सकते हैं, नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के झगड़ सकते हैं। तो यहाँ हम आप देखें कि यहाँ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसलिए इस तरह के मुद्दे रखे गए। नेक्स्ट है, फिर द्वितीय क्षेत्र में आता है मूल अधिकारों से जुड़े हुए विवाद। इनका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है ना, कि बाकायदे अगर मूल अधिकारों से संबंधित कोई मुकदमा है तो उसमें बाकायदे 5 रिट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, है ना, प्रतिषेध, इन सब के द्वारा जो है सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्लियर हुआ? आगे हम आते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अब अपीली क्षेत्राधिकार में 2 तरह के विवाद खास करके सामने आते हैं। एक तो दीवानी होते हैं, दीवानी, और दूसरे होते हैं फौजदारी। दीवानी विवाद और फौजदारी विवाद। तो आप देखें, दीवानी विवाद अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले जिला न्यायालय में केस लड़ा, उसके बाद वो केस हाई कोर्ट में गया और इन दोनों कोर्ट के न्याय से वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। दीवानी विषय कैसे होते हैं? जो प्रॉपर्टी से, विवाह संबंधी, परिवार संबंधी मामलों से जुड़े होते हैं। फौजदारी, ये लड़ाई झगड़े, मर्डर, हत्या इत्यादि से, दंगा फसाद, इससे जुड़े हुए मामले फौजदारी होते हैं। तो पता ये लगा, लेकिन ये देखना होगा
कि बहुत ही हल्का फुल्का मामला हम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जाएंगे। नहीं पता लगा आपके घर के सामने जो नाली है ना, उसको लेके डिस्प्यूट हो गया पड़ोसी से, अब हम उसको आवेदन कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करेगा। यानी कुछ ऐसा विषय होना चाहिए दीवानी में भी जिसमें संविधान की कुछ मूल भावना जुड़ी है ना। इसी तरह फौजदारी का भी इशू है कि इशू थोड़ा बड़ा होना चाहिए तभी जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। तो जो लोग जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो सबसे ऊपर जाकर तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। नेक्स्ट है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, है ना। सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है ना। तो राष्ट्रपति बाकायदे सलाह मांगेगा, किससे? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अब ये देखना है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देगा, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है? तो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के अधीन 5 न्यायाधीशों का एक पैनल होता है, तो वो सारा तय करता है वो क्या सलाह लेनी है और क्या सलाह नहीं लेनी है, माननी है या नहीं माननी। क्योंकि हमको पता है कि राष्ट्रपति हमारा राज्याध्यक्ष है, नॉमिनल हेड है, तो इन दैट केस राजा कुछ काम नहीं करता। तो जो काम दूसरे लोग करेंगे, सलाह देंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो सलाहकारी। अब प्रश्न दूसरा आता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जो सलाह मांगी जाएगी, क्यों भाई किसके द्वारा सलाह मांगी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह मांगी जाएगी, है ना, तो क्या बात है सर्वोच्च न्यायालय हमारा? तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों में बाध्य है और कुछ मामलों में बाध्य नहीं। कौन से मामले हैं जिनमें वो बात मजबूर है कि उसे देना ही होगा? तो याद रखना 1950 के पहले के जो भी देसी रियासतों के विवाद हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय जरूर सलाह देगा। किन पर सलाह देगा? देसी रियासतों से जुड़े हुए मामले जो देश की आज़ादी के पहले के हैं, तो वहाँ वो सलाह देगा, अध्ययन करेगा और बताएगा कि ये था। लेकिन अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय बात नहीं है। बहुत ही शिष्टाचार के साथ सर्वोच्च न्यायालय वहाँ में इनको लिख कर दे देगा कि ये सलाह देने के लिए हम मजबूर हैं या सलाह देने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये काम कार्यपालिका या विधायिका के प्राधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्लियर? इस तरह सा सम्मान जो है वो सलाह देने से मना कर सकते हैं। आगे आप देखें संविधान का संरक्षण। जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक। अगर विधायिका और कार्यपालिका कोई ऐसा काम करते हैं कि जो संविधान की मूल भावना के विरोध में है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय तुरंत उस पर रोक लगा दे। आगे हम आप देखें पुनर्विचार की भी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। और ये टर्म हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की मूल भावना के विरोध में, या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून लागू करती है जो संविधान की मूल भावना को प्रभावित करता है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 138 के तहत उसे अवैध घोषित करते हैं, उसे जीरो नील बटा नील करते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह आप देखें कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 में अभिलेख के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की बहुत बड़ी ड्यूटी।
कभी अगर आपने कुछ वकीलों और न्यायाधीशों के अगर घर का विजिट किया हो तो आप पाएंगे उनका जो कोर्ट रूम और रूम होता है उसमें मोटी मोटी जिल्दों में किताबें दिखाई देंगी लॉ की, और वो ईयर वाइज होते हैं वॉल्यूम। कैसे होते हैं? ईयर। जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 में जितने भी निर्णय हुए होंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो एक जिल्द की शक्ल में सर्वोच्च न्यायालय उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है। और जब भविष्य में कई विवाद उसी तरह के आते हैं कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभिलेख तैयार किया था, वकील उन्हीं का रेफरेंस देकर के न्यायाधीश को कहता है कि भाई देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया, इसलिए आपको इसे मानना पड़ेगा। तो आप देखें पूरा अभिलेख के रूप में हर साल का डॉक्यूमेंटेशन और महत्वपूर्ण मुकदमों का जो है जिल्द बनाकर तैयार रखना, ये काम भी सर्वोच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट, अन्य शक्तियों में आप देखें कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन जो भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, जनपद न्यायालय हैं, तो उनका समय समय पर निरीक्षण का काम भी होता रहता है, ठीक है, कि वो सही संविधान सम्मत ढंग से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। नियुक्तियां, जो भी तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं जो प्रशासनिक काम करते हैं, उनकी नियुक्तियां भी न्यायपालिका अलग से करती है। अगर कहीं प्रधानमंत्री और कार्यपालिका को अधिकार दे दिया जाए तो वो सारे अपने लोगों को वहाँ सेट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना कि न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालयों में जो भी नियुक्तियाँ होती हैं वो न्यायपालिका और खासकर सर्वोच्च न्यायालय की उसमें मॉनिटरिंग रहती है। नेक्स्ट, पदोन्नति, किसकी कब पदोन्नति की जानी है, ये भी यही देखता है। और इसके अलावा सेवा शर्तों का निर्धारण भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो इस तरह से आप देखें कि आज हम लोगों ने जो है अध्ययन किया सर्वोच्च न्यायालय का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायालय है, ये हमारे संविधान का संरक्षक है और जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसकी रखवाली का काम कर रहा है। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके रक्षण का काम भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपके सामने रूबरू होते हैं।